हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात करेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थितिक उपकरण है जो कि वोल्टेज, धारा और शक्ति को बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर एक स्थितिक उपकरण है, जैसा कि आपने देखा होगा, इसमें कोई हिलने डुलने लायक कोई ऊर्जा नहीं होता। ओनली यह एक ही जगह स्थापित रहता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत वोल्टेज शक्ति के साथ साथ धारा को भी बढ़ाया जाता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ही उसके ऊपर निर्धारित करती है कि इससे वोल्टेज बढ़ेगी या घटेगी। वाइंडिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। जिनमें फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण के नियम द्वारा ईएमएफ पैदा। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, ट्रांसफार्मर की क्रोड में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील का यूज करने से इसमें हिस्टैरिसीस क्षति कम होती है व इसकी चुंबकशीलता बढ़ती है। ट्रांसफार्मर की जो चुंबकशीलता बढ़ाने के लिए ही हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कह दे लेमिनेटेड क्यों करते हैं किसी क्रोड को या आर्मेचर की क्रोड जैसे जनरेटर में होता है, तो उसमें ध्यान रखिएगा हम उसकी लोड क्षति कम करने के लिए करते हैं, लेकिन हिस्टैरिसीस क्षति हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन स्टील का। ट्रांसफार्मर की क्रोड हमेशा सिलिकॉन स्टील द्वारा ही बनाई जाती है। स्टील अधिक आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर की क्रोड वायु व फेराइट द्वारा निर्मित होती है। फेराइट द्वारा निर्मित होती है। ट्रांसफार्मर में इसी के साथ जैसे हम तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबक के प्रेरण का यूज होता है, नियम का यूज होता है, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान चालक को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह चुंबकीय बल रेखाओं को काट ले, तो उसे विद्युत चुंबक बल बनना प्रारंभ हो जाता है, ईएमएफ बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं तथा यह वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग में हमें जो ईएमएफ प्राप्त होता है वह आता है, और हम जहाँ से ईएमएफ देखते हैं आगे, तो इसे सेकेंडरी वाइंडिंग में लिया जाता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अगर कम है और सेकेंडरी में अगर लपेटों की संख्या ज़्यादा है, तो हमें सेकेंडरी में ईएमएफ ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर प्राइमरी में लपेटों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी में लपेटों की संख्या कम है, तो हमें ईएमएफ कम प्राप्त होगा। इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, इसे एनएस ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, जिसे ट्रांसफार्मर अनुपात कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो, जिसे एनएस बटा एनपी से दर्शाते हैं। एनएस बराबर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या और एनपी बराबर प्राइमरी में टर्नों की संख्या। ट्रांसफार्मर के अंदर इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य होता है। जैसे कि अगर प्राइमरी में लपेटों की संख्या में बढ़ा दूं और सेकेंडरी में कम कर दूं, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर बनेगा वो स्टेप डाउन बनेगा, क्योंकि वह वोल्टेज घटाएगा। लेकिन अगर मैं प्राइमरी में लपेटों की संख्या कम रख कर सेकेंडरी में लपेटों की संख्या बढ़ा दूंगा, तो उसमें क्या मिलेगा भी हमें? ट्रांसफार्मर में ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा और वह स्टेप डाउन यानी उच्च ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ध्यान रहे इस बात का कि अगर यह रेशियो, यह अनुपात 1 से ज़्यादा होता है, तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अगर यह अनुपात 1 से कम होता है, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का प्रयोग होता है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होती है। कई पुस्तकों में यह
इसके रंग के बारे में 2-3 मतभेद हैं, जैसे कि इसका शुष्क अवस्था में रंग सफेद यानी सफेद होता है और यह नमी आने के बाद यह नीले रंग की हो जाती है। लेकिन कुछ किताबों में इसके बारे में कहा गया है कि यह शुष्क अवस्था में नीले रंग की और नमी सोखने के बाद यह गुलाबी रंग की हो जाती है। सिलिका जेल का उपयोग बकलोज लेने में किया जाता